बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो इन इवेंट्स को समझने के लिए मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करता हूँ। फ़र्ज़ करें ये ब्लू सर्कल काका है और ऑरेंज सर्कल काकी है। तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कब होंगे? ये तब होंगे कि जब काका और काकी में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो जाहिर है काका जो है वो काकी नहीं हो सकता और काकी जो है वो काका नहीं हो सकती। दोनों इवेंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यही डेफिनेशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की। अब चलिए नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की तरफ। फ़र्ज़ करें काका बड़ा होकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है और काकी डॉक्टर बनती है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए काके को मैथ फिज़िक्स कंप्यूटर साइंस पढ़ना पड़ेगा और काकी को डॉक्टर बनने के लिए बायो फिज़िक्स और केमिस्ट्री। अब देखिए इन दोनों में एक सब्जेक्ट कॉमन है और वो है फ़िज़िक्स। तो अब ये दूसरी डायग्राम ज़रा देखिए, इसमें एक सर्कल दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। तो इसमें एक ब्लू रीजन है, ये उनके अपने सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लू रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है काके के सब्जेक्ट्स को, जो कि है मैथ और कंप्यूटर साइंस, जबकि काकी के जो ऑरेंज रीजन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बायो और केमिस्ट्री को, जबकि ये जो दरमियान में खाली रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन दोनों के कॉमन सब्जेक्ट को, जो कि है फ़िज़िक्स। यहाँ से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं होती, जबकि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई ना कोई चीज़ कॉमन होती है। जैसे कि पहली मिसाल में काका काकी में कुछ भी कॉमन नहीं था और दूसरी मिसाल में काकी और काके में एक सब्जेक्ट कॉमन था जो कि है फ़िज़िक्स। अब इसको मज़ीद एलेबोरेट करने के लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के सवाल कैसे होते हैं मैं आपके सामने नोटेशंस यूज़ करता हूँ। तो हम सपोज़ करते हैं कि ये जो ब्लू सर्कल है इसको ए कहते हैं, ऑरेंज सर्कल को बी कह देते हैं। ये दो इवेंट्स हैं। तो इवेंट ए और बी की जब हमें इकट्ठी प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू, दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐसे प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाएगी दो इवेंट्स की इकट्ठी। अब ये जो दरमियान वाला रीजन है, खाली रीजन, इसको हम ए एंड बी कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों का कॉमन हिस्सा होता है। तो अब इस केस में ए और बी की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड की जाएगी? उसी तरह दोनों इवेंट्स को ऐड करेंगे, लेकिन हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी को। अब ये सब्ट्रैक्ट करने की रीज़न क्या है? ये रीज़न ये है कि ये दोनों सर्कल जब ऐड होते हैं तो ये दरमियान वाला रीजन एक्चुअली दो दफ़ा ऐड हो जाता है। इस वजह से एक दफ़ा हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब जो लेफ़्ट साइड पे लॉ लिखा हुआ है वो है लॉ फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और राइट साइड पे जो लॉ लिखा हुआ है उसको कहेंगे लॉ फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले एक बात आप याद रख लें कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एक ख़ास टेक्निक फॉलो करनी पड़ेगी। वो टेक्निक क्या है? वो ये है कि आपने जब दो इवेंट्स की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए सवाल के अंदर, तो एक को आप इवेंट ए कह दें और का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल हुआ है उसके बाद जो इवेंट डिफ़ाइन किया गया है उसको आप बी कह दें, और जितनी भी सवाल के अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है उसको आप एक बॉक्स के अंदर, एक कंटीजेंसी टेबल के अंदर लिख लें, तो फिर आपके लिए आसानी होगी। कंटीजेंसी टेबल की शेप कुछ इस तरह की होती है। इसमें दो तरह के इवेंट्स लिखे जाते हैं। जैसे ये ब्यूटीफुल अगर एक इवेंट है तो इसका उलट, ये अगर ए है तो ये ए कम्प्लीमेंट होगा, और ये अगर बी है तो ये बी कम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, ये क्या है? इसका मतलब है वो लोग जो रिच हैं और ब्यूटीफुल हैं, ये वो लोग जो रिच और अगली हैं, ये वो लोग होंगे जो पुअर हैं और ब्यूटीफुल हैं, ये वो लोग हैं जो पुअर हैं और अगली हैं। तो इस तरह हम कंटीजेंसी टेबल बनाते हैं। यहाँ पर जो इवेंट होता है उसका उलट इधर, यहाँ पर जो इवेंट होता है उसका उलट इधर। ये अगर आप समझ जाते हैं तो फिर
प्रोबेबिलिटी के सवालों में जहाँ कंटीजेंसी टेबल इस्तेमाल हो रहा होता है, आप इन्फॉर्मेशन को बड़े आसान तरीके से इस वे से लिख सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक सवाल लिखने जा रहा हूँ। इस सवाल को गौर से अगर हम पढ़ें तो हमें नज़र आएगा, कुछ न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 20 लोग हैं, 20 में से 10 मैरिड हैं और 10 अनमैरिड हैं। 2 अमंग द मैरिड पर्सनस आर नॉट ओबीडियंट। 2 मैरिड लोगों में से ऐसे हैं जो फर्मा बरदार नहीं है, ये बीवी के असल में फर्मा बरदार नहीं है। और 9 अनमैरिड में से ऐसे हैं जो फर्मा बरदार नहीं है, ये ऐसे हैं जो माँ बाप के फर्मा बरदार नहीं है। तो यहाँ पर मैरिड अनमैरिड का तस्करा है, ओबीडियंट नॉट ओबीडियंट का तस्करा है। तो बेसिकली 2 मेन इवेंट हैं, एक मैरिड और दूसरा ओबीडियंट। और मैरिड का उलट अनमैरिड है और ओबीडियंट का उलट नॉट ओबीडियंट है। तो आइए इसका सलूशन करते हैं। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन को एक टेबल के अंदर लिखते हैं। तो टेबल के अंदर लिखने के लिए आप ऐसे करें कि मैरिड और अनमैरिड को ऊपर लिख दें कॉलम्स में, और ओबीडियंट और नॉट ओबीडियंट को आप रोज़ में लिख दें ऐसे। लेकिन ये बात याद रखिए कि आप ओबीडियंट और नॉट ओबीडियंट को भी कॉलम्स में लिख सकते थे, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं क्वेश्चन के मुताबिक सारी इन्फॉर्मेशन इस टेबल में लिख देता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ कि इस टेबल में जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है वो क्वेश्चन के मुताबिक कैसे लिखी है। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि आप सबसे पहले 2 इवेंट्स आइडेंटिफाई कर लें कि सवाल में 2 इवेंट्स कौन से हैं। यहाँ पर मैरिड और ओबीडियंट का तस्करा था, तो एक तरफ मैरिड लिख दिया, दूसरी तरफ ओबीडियंट। मैरिड का उलट भी साथ में लिख दिया अनमैरिड, और ओबीडियंट का उलट भी साथ में लिख दिया नॉट ओबीडियंट। तो ये जो 8 और 2 लिखा है और उसके नीचे 10 लिखा है, इसका मतलब ये है कि 2 लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं लेकिन नॉट ओबीडियंट है। ये सवाल में गिवन था, तो 8 ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया कि ये ओबीडियंट होंगे। 10 - 2 करके 8 आ गया। इसी तरह आगे हमने लिखा हुआ है 9 और 1। क्वेश्चन में ये गिवन है कि 9 अमंग अनमैरिड आर नॉट ओबीडियंट, कि 9 गैर शादीशुदा लोग ओबीडियंट नहीं हैं। तो वो देखें, मैंने जहाँ 9 लिखा है उसके इस साइड अगर देखें लेफ़्ट साइड पे तो नॉट ओबीडियंट लिखा हुआ है, और 9 के ऊपर देखें तो लिखा हुआ है अनमैरिड। इसका मतलब है 9 अनमैरिड नॉट ओबीडियंट है। तो वो जो ऊपर 1 लिखा है ये फिर कैसे आया? हमें टोटल अनमैरिड की तादाद पता है 10 है, तो 10 में से 9 माइनस कर दें तो 1 आ जाता है। तो यूँ ये कंटीजेंसी टेबल की एंट्रीज हम फिल करते हैं। बाकी जो साइडों पर नंबर्स लिखे हुए हैं 10, 10, 9, 11, इसका मतलब ये है कि टोटल तादाद जो है इनकी इतनी है। 10 मैरिड हैं, 10 अनमैरिड हैं, 9 ओबीडियंट हैं, 11 नॉट ओबीडियंट है। और दोनों साइड्स का टोटल आप देखें 10, 10, 20 बनता है और 9, 11, 20 बनता है। अब इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। इवेंट्स मैंने लिख दिए, A इज़ इक्वल टू पर्सन इज़ मैरिड, B इज़ इक्वल टू पर्सन इज़ ओबीडियंट। तो ये सवाल के मुताबिक इवेंट्स डिफाइन कर दिए, जैसे उसने कहा था फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पार्ट में मैरिड और ओबीडियंट। तो दोनों को A और B का नाम हमने दे दिया। तो यूँ हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B। तो फार्मूला A यूनियन B का लगेगा। क्यों? क्योंकि और की जगह हम यूनियन लगा देते हैं। तो A यूनियन B का फार्मूला मैंने लिख दिया आपके सामने। अब A की प्रोबेबिलिटी टेबल से देखें 10/20 होगी। B की प्रोबेबिलिटी ओबीडियंट कितने हैं? 9/20 होगी। और ऐसे लोग जो मैरिड भी हैं ओबीडियंट भी हैं वो 8 हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 8/20 होगी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 11/20 इसका आंसर आ जाएगा। तो अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट में
अनमैरिड और नॉट ओबीडियंट की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। अब अनमैरिड इवेंट को हमने बज़ाहिर यहाँ पर डिफ़ाइन नहीं किया, मैं उसको डिफ़ाइन दोबारा ऊपर जा कर देता हूँ। तो अगर ए जो है वो मैरिड है, पर्सन इज़ मैरिड, तो इसका उलट ए कम्प्लीमेंट होगा, इसका मतलब होगा अनमैरिड। इसी तरह बी अगर ओबीडियंट है तो बी कम्प्लीमेंट होगा नॉट ओबीडियंट। तो बिल्कुल इस सवाल को भी उसी तरह हम टैकल करेंगे। ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट, ये ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट बनता है, तो वही लॉ इस पे भी अप्लाई करेंगे, लॉ फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ लिखेंगे, माइनस इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। फिर टेबल से ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। ए कम्प्लीमेंट अनमैरिड 10 लोग हैं, बी कम्प्लीमेंट नॉट ओबीडियंट 11 लोग हैं, 11/20, और ऐसे लोग जो नॉट ओबीडियंट भी हैं और अनमैरिड भी हैं, ये 9 हैं। तो ये सारा कुछ हमें टेबल से मिल जाएगा और यूँ इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। अब मैं कुछ मुख्तलिफ तर्ज के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के क्वेश्चन आपके सामने करने जा रहा हूँ। आपने इनको पॉज करके समझ लेना है, बड़े सिंपल से सवाल हैं, और कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड पे आपको दे दूँगा, उनको भी आपने अच्छी तरह समझ के सॉल्व कर लेना है।